मैं हूँ रेखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी आज की सुबह में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है दर्शकों, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह इस कार्यक्रम में अपने विशेष मेहमान को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आपसे शेयर करते हैं और साथ ही कुछ ऐसी बातों पर हम नज़र डालते हैं जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सके, आपको कुछ जानकारी हासिल हो सके। इसी संदर्भ में कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति तब तक नहीं हो सकती है जब तक उस राष्ट्र में हर एक वर्ग तक विकास की लौ नहीं पहुंच जाती, विकास की रोशनी नहीं पहुंच जाती। चाहे वो वर्ग मध्यवर्गीय हो, चाहे वो वर्ग गरीब तबका हो, या फिर अल्पसंख्यक हो, या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति। जी हाँ, आज के हमारे समाज की ये विडंबना कहिए या हमारे समाज की ये परिकल्पना कहिए कि हम हर वर्ग को लेकर आगे बढ़ते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बातों को आपसे शेयर करें जिससे आपका ज्ञान बढ़े और साथ ही हर एक वर्ग को उससे फ़ायदा हो सके, खासकर अनुसूचित जाति को। तमाम विषयों पर हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे शेयर करते हैं आज का विचार। तो आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या है आज का सुविचार। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। एक अच्छे अखबार के शब्द अपने आप बोल देते हैं। आप हैं हमारे बीच डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। धन्यवाद आपको भी। आपके विषय में अपने दर्शकों को बताऊं कि आप पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति जी। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के। जी कई वर्षों से आपने इस क्षेत्र में काम किया है, कई वर्षों से आपने इस समाज के लोगों के विकास के लिए मुझे लगता है कि अपना पूरा जीवन आपने दे दिया है। और यदि हम वर्तमान की बात करें योगेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं। हम उन तमाम दिनों को याद करते हैं, हम अपनी उपलब्धियों को याद कर रहे हैं, हम आने वाले दिनों की चर्चा कर रहे हैं, हम अपनी तमाम योजनाओं का जिक्र करते हैं। और आपको भी याद होगा, आप यदि याद करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो परिकल्पना थी, उन्होंने जो एक कल्पना की थी बढ़ते भारत के लिए, विकास के भारत के लिए, और ये उनकी कल्पना थी कि किस तरीके से पूरे भारत में इस समाज की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इस समाज की क्या भूमिका आप देखते हैं हमारे भारत के विकास के लिए। रेखा जी, सबसे पहली बात कि यह जो अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है, यह हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है। हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि जब अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त होकर हम लोग एक अच्छे इंसान बने, तो इसके लिए एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, तो दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए भी आंदोलन चल रहा था। इसके बाद आज़ादी को सबसे अच्छा अगर कुछ मिला तो भारत को, राष्ट्र को एक नया संविधान मिला। और यह संविधान 3 प्रकार से न्याय की ओर काम करता हुआ मिला। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। इसके साथ हम लोगों को, समाज के सभी लोगों को, सबसे बड़ी बात है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता मिली कि कहीं भी हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हमारा सुनने वाला कोई सामने रहेगा। तो अगर अंग्रेज़ों के गुलामी के शिकार रहते हम लोग तो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। जी बिल्कुल। लेकिन आंदोलन के माध्यम, स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के माध्यम से नया संविधान जब मिला तो हम लोगों को यह आज़ादी मिल गई। और इसके साथ ही साथ समाज के सभी लोगों को प्रतिष्ठा का अवसर प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ समाज के वंचित वर्गों और खासकर अनुसूचित जाति,
जनजाति को भी अपने गरिमा और प्रतिष्ठा का जीवन जीने का अधिकार मिला इसको बनने से। इतना ही नहीं, सदियों से चला आ रहा छुआछूत की बीमारी जड़ से समाप्त करने का सार्थक प्रयास हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारतीय संविधान का प्रावधान वास्तुकार के साथ साथ निर्माता भी हैं, उनके द्वारा समाज को बदलने का जो प्रयास किया गया वह अतुलनीय है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अभी के समय में अमृत महोत्सव का इतना बड़ा योगदान है। 75वां वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं और इस संदर्भ में, अमृत महोत्सव के संदर्भ में एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि खास करके भारत सरकार ने ये जो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो इसमें भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तय किया है कि पूरे देश के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आप अपने जिले के अंदर 75 किलोमीटर नई सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत बनाने के लिए आप प्रस्ताव भारत सरकार को, राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजें। और यह 75वां वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार ने 75 किलोमीटर प्रत्येक जिले को सड़क, नई पक्कीकरण सड़क निर्माण के लिए अवसर दिया है। जी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अवसर तो है ही, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि खुशी होती है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए भी कोई सोच रहा है। और ये सोचना कि जब तक हम सभी वर्ग को साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक भारत के विकास की परिकल्पना जो है वो अधूरी रह जाएगी, ये खुद में बड़ी बात है। और ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा करते रहते हैं नई योजनाओं के साथ। आपसे जानना चाहूँगी योगेंद्र जी, चूँकि आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं, आपने धरातल पर देखा है, कई ऐसी चीज़ों को देखा होगा। आप कई वर्ष से इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसी बाधाएं आपको देखने को मिली, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़, ऐसी बाधा है जो इस समाज के विकास को अवरुद्ध कर रही है, उसके विकास के रास्ते को रोक रही है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा विषय रखा। और आयोग में काम करने के नाते विभिन्न प्रदेशों में जाने का अवसर मिला, गांव तक जाने का अवसर मिला। तो इस समुदाय के लिए जो विकास में आज भी बाधक के रूप में रहा, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, उसमें आज भी कहीं ना कहीं कमियां महसूस किए हम लोग। जैसे आपको बता दें कि अगर इनको, इस समुदाय को विकास से लाभान्वित करना है, उनको जोड़ना है, तो इसके लिए तीव्र गति से जैसे आजीविका व रोजगार का निर्माण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवासन, विधिक और संवैधानिक मामले जो हैं, उसका आज भी अनुसूचित जाति के लोगों को जानकारी नहीं है। इन चीज़ों को जब हमें कुछ जानकारी रहेगा ही नहीं, तो हम उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? जैसे आज स्वास्थ्य के लिए कई तरह का योजना राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, दोनों मिलकर के चला रही है, लेकिन हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बंधु आज भी इसकी जानकारी नहीं के कारण, इसका नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसी तरह से स्कूलिंग व्यवस्था में भी, शिक्षा में भी आज बहुत कम समय में ही हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे यानी 5-6 जाते जाते स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप अप हो जाता है। तो ड्रॉप अप के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति नहीं, समाज के अन्य जो और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनको भी आज देखने की ज़रूरत है कि अगर मेरे घर के बगल में अनुसूचित जाति जनजाति का बच्चा गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहा है, फटेहाली के कारण नहीं जा पा रहा है, तो उसको एक मिशन के तौर पर लेकर स्कूल भेजवाने के लिए पहल करें, तो अनुसूचित जाति के लोग भी अन्य वर्गों की तरह वो भी सक्षम होकर के
आगे आने वाला दिन में खड़ा होंगे। जी, योगेंद्र जी, जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया, कई ऐसी चीज़ें हैं, यदि हम बात करें बेरोजगारी की, हम बात करें शिक्षा की, बात करें, हमारे बिहार सरकार की योजनाएं हैं, बच्चों को स्कूल तक लेके जाने की योजना है, उन्हें पोशाक देने की योजना है, मिड डे मील देने की योजना है, उनके पेरेंट्स के लिए भी यदि बातें हो जाती है कि रोज़गार का अभाव है तो कहीं ना कहीं उनको मनरेगा के तहत या कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत उनको नौकरी दी जाती है। कहाँ ऐसी चूक हो जा रही है कि बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ ऐसी चूक हो रही है कि उस समाज के लिए जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंच रही, लोगों तक नहीं पहुंच रही? आखिर हमारी तरफ से कहाँ ऐसी चूक है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चों में कमी नहीं है, बच्चों की सोच में कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि बच्चे के जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, अभिभावक का शिक्षा उतना अच्छा नहीं है, उनकी सोच उतनी डेवलप नहीं कर पाई है, जिसके कारण वे अपने बच्चे को किस दिशा में ले जाना चाहिए इसका वो जानकारी नहीं दे पाते हैं। और बच्चे तो एक मिट्टी के घड़ा हैं, जैसे उनको सींचा जा सकता है, जिस तरह से कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, वैसे उनके अभिभावक निर्माण करा सकते हैं अपने बच्चे को। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आज भी अनुसूचित जाति में बच्चों के जो अभिभावक हैं उनमें शिक्षा की पहले से कमी रही है, इसके कारण उनकी सोच भी डेवलप नहीं कर पाई है। अगर जिस दिन उनकी सोच डेवलप कर जाए कि हमें एक टाइम मजदूरी ठीक से नहीं भी मिला है, भूखे भी रहना पड़े, लेकिन बच्चों को स्कूल हमें भेजना है, तो बच्चों को स्कूल न भेज करके बकरी चराने के लिए, गाय चराने के लिए वो भेज देते हैं, क्योंकि उनका सोच उतना नहीं डेवलप किया है, जिसके कारण वो अपने पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं, अन्य जानकार हैं, जो अच्छी तरह से शिक्षा को समझते हैं, तो उनका भी यह उद्देश्य बनता, उनका भी यह सोच बनना चाहिए कि जब हमारा बगल का बच्चा जब शिक्षित होगा तो वो भी हमारे खेतों में, हमारे खेत खलिहान में, हमारे जैसे पानी के लिए बोरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके मैकेनिकल रूप से भी अगर गरीब का बच्चा जागृत हो जाता है, जानकारी हासिल कर लेता है, तो उन्हीं को लाभ होगा। उनका आज वो अगर उनके एक कट्ठे में 10 मन फसल उगते हैं, और अगर कोई बच्चा गरीब का अच्छा से शिक्षा ग्रहण करके उसी खेत को डेवलप करता है, तो आगे चलकर 10 के जगह पर 15 मन भी उनको उपज हो सकती है। तो इसलिए बगल के पास पड़ोस के लोगों को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब सामाजिक रूप से जागृति लाने का अनुसूचित जाति के लोगों में के प्रति निष्ठा बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि बच्चे पढ़ेंगे, और जब अनुसूचित जाति के बच्चे ऊपर आएंगे तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सोच था, वह सपना तभी साकार होगा कि समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को आगे बढ़ करके अनुसूचित जाति के लोगों को गले लगाने के, उनके बच्चे को गले लगाने की ज़रूरत है, ताकि सही शिक्षा का विकास हो सके। कई ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जाती हैं और ये सोचकर वो योजना बनाई गई कि उसका लाभ ले सके हमारे अनुसूचित जाति के जो भी भाई बहन, भाई बंधु है, वो इसका लाभ ले सके। तो चाहूँगी योगेंद्र जी कि कुछ ऐसी योजनाओं का जिक्र करें ताकि लोग लाभान्वित हो सके, और किस तरीके से ये योजना उन तक पहुँचे, किस तरीके से इन योजनाओं का वो लाभ ले सके, इन तमाम विषयों पर भी आप विस्तार से चर्चा करें। देखिए, अनुसूचित जाति के विकास के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों कई योजनाएं चला रही है। जैसे आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार ने 83,256,000 रुपये का प्रावधान किया था स्पेशल कंपोनेंट प्लान में, और वही 21-22 में 12,06,59,000
रुपए का प्रावधान किया। यानी कि उसको सीधे कहा जाए तो 51-52% का वृद्धि किया। स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो होता है वो सिर्फ खाली अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए होता है और विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से किया जाता है। उसी तरह से बिहार सरकार ने बिहार में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अगर इनका जो बजट है आज का, उसमें 17% अनुसूचित जाति के विकास के लिए बनाया है योजना, कि ताकि जो भी मूलभूत सुविधाएं अनुसूचित जाति के बीच तक नहीं पहुंच रही है उसको पहुंचाने का विभिन्न मंत्रालयों विभागों के माध्यम से किया जा सके। तो यानी कि दोनों सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें कहाँ बाधाएं उत्पन्न होती है जिसको देखने की जरूरत है। राशि भी आवंटित कर दिया गया, लेकिन राशि का आवंटन सही ढंग से हो रहा या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग उन कमीशन में रहने के कारण सरकार से भी डिमांड किए हैं कि अलग से इसका मॉनिटरिंग सेल बने। जो विभाग, जैसे किसी को 1000 रुपया दिया गया किसी विभाग को और वो अपने वित्तीय वर्ष में मात्र 200 रुपया खर्चा किया, 800 रुपया वो रिटर्न करने की स्थिति में है, तो आखिर उसने पहले क्यों नहीं प्लान बनाया। तो राज्य सरकार भी पूरी तरह से सचेत होकर के अब काम कर रही है कि जो विभाग टारगेट को नहीं पूरा करेगा तो वैसे विभाग में जो अधिकारी हैं जो लापरवाही बरतते हैं उन पर कठोर कार्रवाई करने का भी योजना सरकार बना ली है और वैसे लोगों पर अब कार्रवाई होना शुरू हो गया है, चाहे केंद्र का योजना हो या राज्य का योजना हो, दोनों जगह। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति थी, उस छात्रवृत्ति को 3 गुना बढ़ाने का काम किया। बहुत बड़ी बात है ये। ताकि जो बच्चे किताब नहीं ले सकते थे, अपना ट्यूशन नहीं कर सकते थे, तो इस राशि से वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छे इंसान, अच्छे अधिकारी बन सकें, इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है। लेकिन सिर्फ सरकार को काम करने से नहीं होगा, जब तक समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग मिल करके इसमें सहयोग नहीं करेंगे, तो जैसे गांव के अंदर बच्चे पढ़ते हैं तो आज भी ऐसे हैं कि उनको अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। तो अगर दूसरे वर्ग के कोई भी बच्चे हैं जो इंटर, ग्रेजुएशन, एमए कर चुके हैं, वो अगर एक बच्चे को अपने मिशन में जोड़ के गोद ले लें और वो यही समझें कुछ नहीं, अगर वो उनको 1000 रुपया उनके पिताजी देते हैं अपने खर्च के लिए, उसमें से वो कुछ नहीं, मात्र 100 रुपया भी उस पे किसी तरह से अपना सारा यदि करते हुए, अपना अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए उस पर भी अगर ध्यान दे दें एक बच्चे पर, तो काफ़ी आगे लोग बढ़ जाएगा। इसकी ज़रूरत है आज की तारीख में। दूसरा आपको बताएं हम कि 6 लाख लाभान्वित करने के लिए 2021-22 में 3500 बहुसंख्यक जो गांव हैं अनुसूचित जाति के, उसको व्यापक ढंग से बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का निर्माण भारत सरकार ने किया है और टारगेट उसका है कि 3500 अनुसूचित जाति के गांव को चिन्हित करके उसमें मूलभूत सुविधाओं से उसको लैस करना है और लैस करके उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए अलग से राशि का प्रावधान आवंटन किया है कि ताकि हमारा अनुसूचित जाति, यानी कोई भी अपना ही शरीर का एक अंग अगर कमजोर होगा तो सही ढंग से आदमी नहीं चल पाएगा। तो उसी तरह से समाज के सभी वर्ग के लोग जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे
पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो नए भारत का निर्माण कैसे सोचा जा सकता है। तो उस दिशा में आज की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। जी, कई योजनाएं हैं जी, कई और कुछ योजनाएं बताना हैं चाहेंगे जी, बताइए। जैसे आज भी शिक्षा का अभाव आपको हम बता दिए, इसके साथ ही साथ आज भी अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको शुद्ध जल नहीं मिल पाता है, शुद्धता की कमी है, उसके बाद शुद्ध हवा भी नहीं ले पाते हैं। इतना प्रदूषण टोले मोहल्ले के अंदर रहता है आज भी गांव की स्थिति, और खास करके अनुसूचित जाति में भी जो एकदम सबसे निचले पायदान पे हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे मुसहर समाज हो गया, भंगी समाज हो गया, तो ये सब लोग आज भी काफ़ी इनमें शिक्षा को और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे गंदगी ज़्यादा रहता है, मवेशी के कारण भी, पशु के कारण रहता है, और जिस तरह से सफाई होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार तो कर रही है, सरकार के पास कई तरह के योजनाएं हैं, योजना के माध्यम से वहाँ पहुँचने का काम कर रही है। जैसे सिविल सर्जन के स्तर पर एक कमेटी होती है कि वो जा कर के बीच बीच में महीना 2 महीना पर अनुसूचित जाति के टोलों का वो जा कर के निरीक्षण करें, निरीक्षण करके वहाँ ब्लीचिंग वगैरह सारा करवाएं, बच्चों का जांच करवाएं कि आज भी अनुसूचित जाति के लोगों के बीच ही कुपोषण का शिकार क्यों बच्चे होते हैं जी। क्योंकि खान पान की कमी है, उनको सही मात्रा में नहीं खान पान मिल पाता है। तो स्वास्थ्य के लिए तो इतना तरह का कई कार्ड बनाया गया है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जा रही है। तो ये कमियां रह जा रही है तो सरकार के स्तर पे कमियां नहीं है, हमें लगता है कि प्रशासनिक स्तर पे कुछ कमियां रह जाती है। कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया है कि जो भी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं वो एक दिन गांव के अंदर जाएं। प्रावधान तो उन्होंने बना दिया, लेकिन आज भी जिस रूप में जाना चाहिए अधिकारी नहीं जा पाते हैं गांव के अंदर। तो अधिकारी लोग को भी सोच बदलने की जरूरत है, वो बदलें और सरकार का जो मिशन है उस मिशन को पूरा करने में आगे बढ़ करके अगर वो हाथ बटाते हैं तो सरकार का मिशन बहुत जल्द पूरा होगा। जी, इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी बात कही आपने डॉक्टर योगेंद्र जी, क्योंकि आपने कहा कि कमी सरकार की तरफ से नहीं है, ना ही सरकार की योजनाओं में है। कई ऐसी योजनाओं का आपने जिक्र भी किया है, जाहिर सी बात है लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, और कहीं ना कहीं यदि उन तक इन योजनाओं के बारे में जब विशेष तौर पर पता चल पाता है तो वो इन योजनाओं का लाभ तो उठा ही पाते हैं। कमी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है, क्योंकि एक ऐसा समाज जिसको स्वयं के जीवन यापन करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आज यदि उनके छत है, आज यदि उनके घर हैं, तो जाहिर सी बात है ना वो अपने छतों से हटना चाहते हैं, ना वो अपने घरों से हटना चाहते हैं। और यही वजह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो सरकार की योजनाएं हैं वो जानने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। यदि हम बात शिक्षा की करें, क्योंकि शिक्षा के स्तर में भी सरकार की कई योजनाएं हैं, कई ऐसी योजनाएं बालिकाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, क्योंकि फ्री में किताबें दी जा रही हैं, फ्री में आपको पोशाक दिए जा रहे हैं, कई योजनाएं चला दी गई हैं। और मैं तो कई ऐसे व्यक्ति विशेष का भी नाम लेना चाहूँगी। यदि आप सुधा वर्गीस की बातें करते हैं, वो घर तक जाकर बच्चियों को पढ़ाती है, एक सोसाइटी बना के बच्चियों को पढ़ाती है, तो ये खुद में काबिल तारीफ़ है। बावजूद इसके कई ऐसी समस्याएं आती हैं कि पता चलता है कि यदि सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव कहीं है तो इसी समुदाय में है, सबसे ज़्यादा बच्चे अशिक्षित हैं तो इसी समुदाय में है, और बच्चे यदि विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आंकड़ों को यदि खंगाला जाता है तो इसी समुदाय के बच्चे आते हैं। तो चूँकि आप इस समुदाय को बहुत करीब से जान रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, आप योजनाओं को बताने के लिए, समाज सेवा के लिए धरातल पर उतरते हैं, उन लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जा रही है? क्योंकि कमी सरकारी स्तर पर नहीं है, व्यक्ति विशेष के स्तर पर है। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी कमी सोच की कमी है जी। और आज भी जिस तरह से समाज में
स्वच्छता का वातावरण होना चाहिए गांवों के अंदर, उसमें आज भी कमी है। संकुचित वातावरण गांवों के अंदर कायम है, जिसके कारण भी सही ढंग से शिक्षा में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। और मैं तो बताया कि अभी जिस तरह से भारत सरकार ने एक मिशन लेकर के काम किया, खास करके संपूर्ण समाज, हम अनुसूचित जाति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी बात करना चाहेंगे कि जो छात्राएं थी वह 5-6 के बाद 7 के बाद 8 में नहीं जाना चाहती थी। क्यों नहीं जाना चाहती थी? इसका सबसे बड़ा कारण था कि स्कूलों के अंदर जाने के बाद अगर उनको शौच लगा तो उसकी व्यवस्था नहीं थी, वो कहाँ जाएं। लज्जा का सामना करना पड़ता था उनको कि स्कूल के बाहर जाना पड़ता था। तो इसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखने का, सोचने का काम किया। और आप देखी होंगी कि विशेष अभियान चला करके सारे विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराने का काम किया गया। और उसका परिणाम है कि अब बच्चियां स्कूलों के अंदर जाने लगी हैं। तो एक तरफ भारत सरकार ने इस तरह का योजना चलाया, दूसरा बिहार सरकार ने चलाया कि साइकिल योजना, पोशाक योजना देने का, कि क्योंकि काफ़ी हाई स्कूल काफ़ी दूरी पर होता था, जिसके कारण बच्चियां नहीं जा पाती थी। और आज जिस तरह से साइकिल योजना दिया गया, तो आज बच्चियां लड़कों का भी मुकाबला करते हुए वह हंसते खेलते स्कूल जाने का काम करती हैं, जिसके कारण आज शिक्षा में सुधार हो रहा है। लेकिन और इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये सुधार अन्य वर्गों में हो रही है, अनुसूचित जाति में भी हो रहा है, लेकिन अनुसूचित जाति में और सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए मेरा मानना है कि हम लोगों ने जिला कल्याण विभाग होता है हर एक जिलों के अंदर, वहाँ के अधिकारियों के साथ हुई बैठक, कई राउंड का हम लोगों ने किया और कहा कि जन जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। 1 माह तक ऐसा करना है कि हमारा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये दोनों मिल करके ज्वाइंट हो करके जन जागरण अभियान चलाए कि आखिर किस घर के बच्चे अनुसूचित जाति के स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको ले जाने के लिए प्रोत्साहित करे। और जिस तरह से मनरेगा है, उनके गार्जियन मनरेगा में काम करके अपना दैनिक मजदूरी करके घर को वो चलाएं और बच्चे स्कूल जाएं, न कि बच्चे बाहर खेलने कूदने में, गाय भैंस चराने में वो लग जाएं। अगर स्कूल जाने लगेंगे तो जरूर शिक्षित होंगे। यदि हम स्टार्टअप योजना की बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे जिससे हमारे युवा लाभान्वित हो सके? देखिए, स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत इसका किया था। और उस योजना में है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का रुपए उनको मुहैया कराया जाता है बैंकों के माध्यम से, कि ताकि युवा, यानी बहुत कम ऋण, उनका ऋण पे, तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का जहां प्रावधान है। लेकिन इसमें जब हम लोगों ने बैंकों का 28 जनवरी 2020 को रिव्यू किया, दिल्ली के अंदर ऑल बैंक के एमडी सीएमडी को बुलाकर, तो इसका बहुत बुरा हाल है। बैंकों को जिस उदारता से देना चाहिए उसमें काफ़ी गिरावट है। कोई बैंक 1%, कोई बैंक 2%। तो इसका हम लोगों ने बैंकों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट या अपना विचार साझा सीधे राष्ट्रपति महोदय जी से करता है, तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने बताने का काम किया है कि बैंकों की जो उदासीनता रही है, और खास करके अनुसूचित जाति का स्टार्टअप स्टैंडअप में यह प्रावधान किया गया है कि 1 महिला और 1 अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आपको लोन देना है,
किसी भी सूरत में हर एक बैंक को, आप सोच लीजिए कि अगर पटना के अंदर कोई बैंक हो, केनरा बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, अगर 12,000 या 10,000 शाखाएं हैं या 1,000 शाखाएं हैं, अगर 1,000 भी शाखाएं हैं तो 1,000 महिला और 1,000 अनुसूचित जाति के लोगों को लोन देना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2-4 को दिए, बकिए के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सरकार को देखने की जरूरत है कि बैंकों की जो उदासीनता है, इस उदासीनता को दूर करने के लिए उन पर और कड़ाई करने की जरूरत है कि ताकि हमारे युवा, महिलाएं, छात्र, नौजवान इसका लाभ ले सके। इसके साथ साथ ये भी देखें कि बिहार के अंदर वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है जी। उस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है, जिसमें 5 लाख रुपया माफ है और 5 लाख रुपया का काफी 1% उसका इंटरेस्ट देना है। तो 2% सालाना। हाँ, 1 ईयर 2% देना है सालाना। तो वो भी नहीं होता है। लेकिन अब राज्य सरकार इसमें काफी तीव्र गति से काम किया है और लोगों को नया नया अवसर, किसी को टेंट के लिए, किसी को गाड़ी चलाने के लिए, यानी कई तरह का, कोई मिल बैठा ले, इन 10 लाख रुपए तक का प्रावधान करके राज्य सरकार ने भी एक सुनहरा अवसर अपने युवाओं को, युवतियों को देने का काम किया है। यह काफ़ी सराहनीय है। जी, यदि हम आदर्श ग्राम योजना की बात करें योगेंद्र जी, क्योंकि कई बातें होती है जब हम चर्चाएं करते हैं कि हर घर नल पहुँचे, नल का जल पहुँचे, हर गली पक्की हो जाए, और इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो मन में एक कल्पना आती है आदर्श ग्राम योजना की। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, इसमें है कि 22 जनवरी 2015 को आदर्श ग्राम योजना का कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले से भी ये चल रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि आदर्श ग्राम योजना से अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है। तो इसमें है कि एक गांव के लिए 20 लाख रुपया निर्धारित है कि एक गांव के अनुसूचित जाति के टोलों को डेवलप करने के लिए 20 लाख रुपया, अगर उसमें आवश्यकता और ज़्यादा लगता है तो 5 लाख रुपया एडिशनल भी दिया जा सकता है। तो पहले 1,000 गांव को चयनित किया गया, फिर उसके बाद अभी पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष में 1500 अनुसूचित जाति के गांवों को चयनित किया गया और करके उसको आगे बढ़ाने की दिशा में मैं बता दिया कि एक मोहल्ले के लिए 20 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर सही ढंग से उनको नल का मामला हो, सर सफाई का मामला हो, या एजुकेशन का, लाइब्रेरी का मामला हो, लाइब्रेरी का निर्माण करके वहाँ पे और अच्छा से अनुसूचित जाति के लोगों को, बाबा साहब के विचार को और उनको शिक्षित होने में आगे बढ़ाने के लिए ये सब किया जा सकता है। 20 लाख रुपया कम नहीं होता है एक मोहल्ले को डेवलप करने के लिए। जी, चूँकि आप बाल श्रम आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और वर्तमान में यदि हम बाल श्रम की स्थिति पर चर्चा करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई कानून बने हैं, दंडात्मक कानून बने हैं, फिर भी बच्चे काम करते तो दिख जाते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके? देखिए, ये काफ़ी बड़ा विडंबना है कि आज भी बच्चे को जन्म लेने के बाद किशोरावस्था में भी श्रम करना पड़ता है, जहां उनको स्कूल में जाना चाहिए था, लेकिन वो श्रम करने के, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए मेरा कहना है कि और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है कि ताकि कोई दुस्साहस न कर सके कि किसी बाल श्रमिक बच्चों से बाल श्रम करवाया जा सके। सरकार कर रही है, कई नीतियां हैं, यानी कि बाल मजदूरी पर भी रोक के लिए है, सारा चीज़ है, लेकिन इसको और कठोर करने की ज़रूरत है कि ताकि आने वाला दिन में लोग भयभीत रहे कि अगर हम छोटे बच्चे से काम लेंगे तो इसका परिणाम हमको गलत भुगतना पड़ेगा, दंडात्मक भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है योगेंद्र जी कि यदि बच्चों के पेरेंट्स भी इस चीज़ को भांप ले, क्योंकि ये बच्चे के पेरेंट्स ही, मुझे लगता है कि जन्म के समय ही उनके मन में सबसे पहला सवाल होता है कि ये आगे चल के क्या करेगा।
यदि बच्चे के पेरेंट्स ये सोच ले कि कुछ भी करे, बाल मजदूरी नहीं करेगा, तो कोई भी बाल श्रमिक इस धरती पे नहीं होगा। और भी चर्चाएं करते हैं, चूँकि कई ऐसे विषय हमने यहाँ पर उठाए हैं। अनुसूचित जाति के विषय में हमने चर्चा की, कई ऐसी योजनाओं का जिक्र किया। आपने खुद शोध किया है, आपने PhD किया है भारत में छुआछूत विषय पर। कई वर्ष आपने लगातार काम किया इस वर्ग के समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए। और वर्तमान की भी यदि हम बात करें तो आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, अग्रणी रूप से आप सक्रिय हैं। तो जानना ये चाहूँगी कि क्या ऐसी वजह रही कि आपने राजनीति को चुना और इस विषय में, राजनीति के क्षेत्र में काम करने का आगे तय किया है? देखिए, सबसे बड़ा अथी है, हमने अपने प्रारंभिक अवस्था में ही ये तय कर लिया कि सरकारी सेवक हो करके हम समाज के लोगों के लिए स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकते हैं। सरकारी सेवक कहीं न कहीं बंधा हुआ रहता है दायरे में, और हमने सोचा कि दायरे में बंध कर काम नहीं करना है। अगर गरीब गुरबों के लिए काम करना है, उनकी आवाज़ को रखना है, उनको आवाज़ देना है, तो आयोग में रहते हुए भी हमने काम किया कि कहीं पर अत्याचार के मामला होते थे तो हमने ये तय किया कि उनको सिर्फ मुआवजा दिलाना हमारा मकसद नहीं है। मुआवजा दिलाने से उनका समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। दोषियों को सजा दिलाना सबसे मेरा पहला प्राथमिकता रहता था कि उनको मुआवजा के पहले सजा अपराधियों को दिलाएं। मुआवजा तो मिले ही ताकि वो खुशहाली का जिंदगी अपने परिवार को चला सकें। और जब सजा मिलेगा, एक को कठोर सजा मिल गया तो दूसरा फिर उनके साथ अत्याचार दुराचार करने का काम नहीं करेगा। इस दिशा में काम करने का अवसर मिला। यानी मुख्य रूप से मेरा था कि हम समाज सेवा करके, गरीबों के हित में काम करके अपने को समाज के सामने ला सकते हैं, अच्छा काम करके, कि ताकि लोग ये समझें कि आज भी अनुसूचित जाति के बीच में लोग यानी पढ़ लिख करके भी समाज के लोगों के उत्थान के प्रति सजग हैं और संवेदनशील हैं। जी, कहीं ना कहीं आप जैसे जब लोग आते हैं इस समाज से, तो बाकी लोग जो होते हैं उसे एक मसीहा के रूप में देखने लगते हैं। आयोग के माध्यम से तो आप लोगों की मदद कर ही रहे हैं, राजनीति के माध्यम से भी आप समाज के उस वर्ग के, उस तबके की मदद करने के लिए आगे आए हैं। बहुत खुशी हुई कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें आपने शेयर की और साथ ही इस आयोग से जुड़े भी कई बातें आपने हमारे दर्शकों के लिए उनके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम बिहार बिहान में आने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो अभी हो रही थी डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत और कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें। पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।